जो रौबदार और रहस्यमय शख्स रहता था वही नेताजी थे। हालांकि लोगों का कहना है कि गुमनामी बाबा कभी किसी के सामने नहीं आए, वो पर्दे के पीछे से बात करते थे। लोग उनसे रात के अंधेरे में मिलने आते थे, लेकिन तब भी उनकी आदतें और अंदाज नेताजी से हूबहू मिलता था। चश्मा वैसे जैसे सुभाष चंद्र जी के बोस के चश्मा में वाली फोटो होती है, उसी तरह का फोटो था। क्योंकि एजेड हो गए थे, अवस्था काफी हो चुकी थी उनकी। उस समय हमें जब हमसे मिले थे लगभग रही होगी उनकी अवस्था 80 की। क्या फैजाबाद के रहस्यमयी गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? गुमनामी बाबा के सामान की जांच के बाद इस दावे को और मजबूती मिल रही है। अदालत के आदेश के बाद पिछले करीब 2 हफ्तों से गुमनामी बाबा के सामान के बक्से खोले जा रहे थे और उनका आखिरी बक्सा खुला तो नेताजी के परिवार की तस्वीरें, नक्शे और किताबें सामने आई हैं। गुमनामी बाबा के बक्से से मिली ये चीजें खुद अपनी कहानी कह रही हैं। साल 1945 में विमान हादसे के बाद भी नेताजी के जीवित होने के दावे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब ये जांच फैजाबाद में गुमनामी की जिंदगी जीने वाले गुमनामी बाबा के चारों तरफ सिमट गई है। डॉक्टर पवित्र मोहन राय हो गए या सुनील दास गुप्ता हैं या सुनील कृष्ण गुप्ता हैं, इन लोगों के फैजाबाद आने जाने के बारे में जो टेलीग्राम होता था उनके 23 जनवरी को फैजाबाद आने में या दुर्गा पूजा के समय फैजाबाद आने में, वो तमाम टेलीग्राम मिले हैं कि नेताजी के परिवार के यहाँ पे तमाम चित्र मिले हैं। ये तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जो भी कोई भी व्यक्ति अपने के ही रखते हैं, दूसरे के नहीं रख पाएगा। वो क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे या नेताजी ही गुमनामी बाबा थे? ये सवाल तो अब भी बरकरार है, लेकिन यूपी के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा का रिश्ता पश्चिम बंगाल से था, ये अब साफ हो चला है। तांत की साड़ी, काली की मूर्ति, बंगाली भाषा में लिखे साहित्य और पत्र के साथ साथ बंगाल में बने कुछ सामानों को देखने के बाद ये कहा जाने लगा है कि गुमनामी बाबा का गहरा रिश्ता पश्चिम बंगाल से था। जैसे तांत की साड़ियाँ हैं, ये बहुत सारे कपड़े हैं वो वहीं से बने हुए, और बहुत सारे उनके कटार हैं, जैसे कुछ ऐसे मिले हैं, सरोता मिला है, वो सब पश्चिम बंगाल से ही बने हुए हैं, कलकत्ता से बने हुए हैं। तो सामग्री सारी कलकत्ता से ही है, अब तक तो दिखाई पड़ता है। सवाल ये भी है कि गुमनामी बाबा के पास 23 जनवरी को जन्मदिन की बधाई देने वाले टेलीग्राम क्यों आते थे? नेताजी का जन्म भी 23 जनवरी 1897 को हुआ था। गुमनामी बाबा के पास दुर्गा पूजा की शुभकामनाओं के संदेश क्यों आते थे? गुमनामी बाबा से मिलने लोग कोलकाता से फैजाबाद क्यों आते थे? गुमनामी बाबा के कई बक्सों के खुलने के साथ ही इन संभावनाओं को और बल मिला है कि कहीं गुमनामी बाबा ही तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। क्योंकि अगर गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो उनके संदूक में नेताजी के माता पिता और उनके पूरे परिवार की तस्वीरें क्यों रखी हैं? और बार बार गुमनामी बाबा का नाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ता क्यों दिखाई देता है? अरविंद गुप्ता के साथ मानस श्रीवास्तव, फैजाबाद, न्यूज़ 24। तो पिछले करीब 31 सालों से गुमनामी बाबा का सामान सरकारी लॉकअप में पड़ा था। हिंदुस्तान के लोगों को इस लॉकर के खुलने का इंतजार पिछले कई सालों से था, लेकिन अब गुमनामी बाबा का सामान सार्वजनिक हो रहा है। घड़ी से लेकर चश्मा तक गुमनामी बाबा का अब जो सामान सामने आया है, उसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। धूल से सने ये डिब्बे एक एक कर खुलते गए और इन डिब्बों में बंद 31 साल पुराना राज बाहर आता गया। इन बक्सों से जो चीजें अब तक बाहर आई हैं, उनसे उन दावों को और मजबूती मिली है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। फैजाबाद के गुमनामी बाबा की गुमनाम जिंदगी को दुनिया के सामने लाने के लिए जब उनसे जुड़ी हर चीज बेपर्दा हो रही है, तो उन्हीं चीजों में मिली है ये घड़ियां। गुमनामी बाबा के सामान से मिली है रोलेक्स की महंगी घड़ी। ये बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जो सुभाष चंद्र बोस पहना करते थे, वरना एक संत को रोलेक्स जैसी महंगी घड़ी पहनने का भला कैसा शौक। देखिए, एक तरफ रोलेक्स की वो घड़ी है जो गुमनामी बाबा के सामान से मिली है और दूसरी तरफ नेताजी की कलाई पर बंधी घड़ी। नेताजी के हाथ में भी रोलेक्स की ऐसी ही महंगी घड़ी है। तो क्या ये केवल एक संयोग है या फिर गुमनामी बाबा के सामान में मिली ये घड़ियां बोस और गुमनामी बाबा के कनेक्शन के बारे में कुछ इशारा कर रही हैं? गुमनामी बाबा के सामान में 2 ओमेगा घड़ियां भी मिली हैं।
लेकिन जैसे जैसे ये चीजें सामने आ रही हैं, ये सवाल और जोर पकड़ रहा है, क्या गुमनामी बाबा और भारत की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच कोई कनेक्शन है? गुमनामी बाबा के बक्से से निकली इन तस्वीरों को देखिए। इनमें से कुछ तस्वीरें दुनिया की मशहूर हस्तियों से उनकी मुलाकात के वक्त की हैं। गुमनामी बाबा के बक्से में नेताजी से जुड़ी खबरों को भी अखबार के इन कतरनों के तौर पर सहेज कर रखा गया है। इन सामानों में कुछ रखा गया है। इन सामानों में कुछ नक्शे और स्केच भी मिले हैं। गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दूसरा शक उस चश्मे से और पुख्ता हो रहा है जो इस बक्से से मिला है। गुमनामी बाबा के सामान से गोल चश्मा बरामद हुआ है। गुमनामी बाबा के सामान में अब तक तांत की साड़ी, काली की मूर्ति, बंगाली भाषा में लिखे साहित्य, बंगाल के बने सामान, ग्रामोफोन के कई रिकॉर्ड्स और विदेशी सिगरेट के 3 खाली डब्बे मिले हैं। देखिए, फैजाबाद का यही वो कमरा है जहां गुमनामी बाबा रहते थे। यहीं से उनका सारा सामान समेटा गया है जो अब संग्रहालय में रखा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 साल पहले फैजाबाद में गुमनामी बाबा का मेमोरियल बनाने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने रामकथा संग्रहालय में बाबा से जुड़ी हर चीज को सहेजने की सहमति दी। अब वही चीजें एक एक कर सामने आ रही हैं। अरविंद गुप्ता के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24 फैजाबाद। गुमनामी बाबा से जुड़ा जो सच अब तक सामने आया है, उससे गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता गहराता जा रहा है। क्या गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच कोई कनेक्शन था? पूरी रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। गुमनामी बाबा से जुड़ा जो सच अब तक सामने आया है, उससे गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता और गहराता जा रहा है। क्या गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच कोई कनेक्शन था? नए सबूतों के सामने आने के बाद ये सवाल और जोर पकड़ने लगा है। तारीख 18 अगस्त 1945, जगह ताइवान। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में उड़ रहा एक विमान लापता हो गया। खबर आई कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आजाद हिंद फौज के लीडर और हिंदुस्तान के बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन 70 साल बाद भी नेताजी की मौत के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक और रहस्य है जो उससे भी बड़ा है, जिसकी शुरुआत होती है अयोध्या के पश्चिमी कोने यानी फैजाबाद से। जानकार इस बात को मानते हैं कि साल 1975 में गुमनामी बाबा फैजाबाद आए थे और इस दौरान तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा का समय उन्होंने इसी राम भवन में बिताया था। कहा जाता है कि राम भवन के जिस पिछले हिस्से में गुमनामी बाबा रहा करते थे, वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। यहां तक कि खुद मकान मालिक ने भी उन्हें आमने सामने कभी नहीं देखा। अगर कभी बातचीत करने की स्थिति बनी भी तो पर्दे के पीछे से बातचीत हुई और यही वजह थी कि उनका नाम गुमनामी बाबा करार दे दिया गया। साल 1983 में फैजाबाद के इस घर में किराए पर रहने आए एक बाबा भगवान जी। कुछ ही समय बाद भगवान जी के सामान, बोलने के तरीके और रहन सहन को देखकर ये कहा जाने लगा कि वो नेताजी ही हैं जो गुमनामी बाबा की जिंदगी जी रहे हैं। उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। मकान मालिक ने भी उन्हें कभी नहीं देखा। ये तो उनके रहने के बाद धीमे धीमे लोगों को एक सुगबुगाहट होती रही कि वो नेताजी हैं। कुछ उनके क्रियाकलाप इस तरह के होते रहे कि लगता रहा कि कुछ बहुत ही संदिग्ध जैसे उनका रहना सहना होता था। और जहाँ से आए थे अयोध्या से, वहाँ के लोग जब आते थे तो पूछते थे कि भाई यहाँ वो बाबा जी यहाँ रह रहे हैं, वो तो नेताजी थे। इस तरह से अंदाज लगा कि वो नेताजी हो सकते हैं। गुमनामी बाबा का जो सामान आज दुनिया के सामने आ रहा है, उसी सामान को देखकर नेताजी की भतीजी ललिता बोस ने गुमनामी बाबा की मौत के बाद कहा था कि ये नेताजी का ही सामान है। डेथ के बाद उनकी भतीजी ललिता बोस यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने जब सारे सामानों को देखा तो उन्होंने साफ कह दिया कि तो मेरे चाचा का सामान है। और उसी सामानों को लेकर वो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह साहब से भी मिली। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में ग्रिट किया कि वो मेरे चाचा का, उनका एफिडेविट लगा हाईकोर्ट में कि वो मेरे चाचा का सामान है, उनको सारा सामान सुरक्षित रखा जाए और उसकी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा है कि मेरे चाचा का सामान है। गुमनामी बाबा के नेताजी होने के एक नहीं
बल्कि कई सबूत सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत है कागज पर लिखी गई ये लिखावट, जो इशारा करती है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इस बात पर मोहर उस वक्त के मशहूर हस्तलिपि एक्सपर्ट बी लाल कपूर ने भी लगाई। भगवंत जी और नेताजी दोनों की लिखावट को देखकर उन्होंने दावे से कहा कि ये एक ही इंसान की लिखावट है। अब इस तस्वीर को देखिए, बाईं ओर नेताजी की लिखावट है और दाईं ओर गुमनामी बाबा की। बी लाल कपूर ने यह पाया कि कुछ लोग लिखते समय चिन्ह लगाते हैं, ऐसे ही चिन्ह दोनों की लिखावट में देखे गए। इस लिखावट को देखिए, दोनों ही तस्वीरों में कुछ लिखने के बाद अंडरलाइन करने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। फैजाबाद के लोग बताते हैं कि गुमनामी बाबा के घर पर 23 जनवरी को खासी हलचल होती थी। लोग मिलने आते थे, तोहफे लाते थे। आपको बता दें कि नेताजी का जन्मदिन भी 23 जनवरी को ही होता है।